यहाँ पर ये जो वेव्स है ये अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं कार्डियक साइकिल वाले में से। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने वेव्स है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी वेव्स है। ठीक है, अब इसमें से जो पी वेव है 0.1 सेकंड का है, तो 0.1 सेकंड में हमारे पास क्या आता था, एट्रिया का सिस्टोल। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर देखो ये टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये वेव्स किस साइड जा रही है, क्यू वेव जो है उसका पीक इस साइड है, आर का पीक यहाँ पर है, ये डॉक्टर्स देख के पता कर सकते हैं कि हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर तो इस आर वेव को देख के हमको पता चलेगा कि भाई वेंट्रिकल सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके भी पीक जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो टी है, टी वेव होता है, ये डिनोट करता है कि वेंट्रिकल्स अब रेस्ट करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है। अब ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितना एवरेज होता है, तो ब्लड प्रेशर वो चीज होती है, मतलब वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करते हैं अपने वॉल्स में, आर्टरीज में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो आर्टरी के वॉल्स में बाहर की तरफ कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। वेन्स में जब वही ब्लड फ्लो करेगा तो वेन्स के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कैपिलरीज में भी कुछ प्रेशर आएगा, तो उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम होता है और उसमें दोनों के बीच का होता है एवरेज। ओके, तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 mm of Hg होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ईसीजी। ओके, तो देखो ईसीजी में क्या होता है, ऐसे ये ग्राफ पेपर में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वेव्स है ये अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं कार्डियक साइकिल वाले में से। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने वेव्स है हमारे पास, पी क्यू आर एस टी वेव्स है। ठीक है, अब इसमें से जो पी वेव है 0.1 सेकंड का है, तो 0.1 सेकंड में हमारे पास क्या आता था, एट्रिया का सिस्टोल। तो हमें याद रखना है कि पी वेव जो है वो डिनोट करता है एट्रियल सिस्टोल को। मतलब यहाँ पर इस वेव को हमको देख के पता चलेगा कि यहाँ पर एट्रिया जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। क्यों, क्योंकि इसका एक जो पीक होगा ये फिक्स्ड होगा। अगर इससे ज्यादा पीक आ रहा है तो भी गड़बड़ है, इससे कम पीक आ रहा है तो भी गड़बड़ है। तो ये एक सही रेंज में होना चाहिए, उससे हमें पता चलेगा कि एट्रिया अपना काम सही से कर रहा है या नहीं। फिर एक आर वेव है, आर वेव हमारा बताता है वेंट्रिकल का सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स जहां पर काम करते हैं, वेंट्रिकल का सिस्टोल। तो इस आर वेव को देख के हमको पता चलेगा कि भाई वेंट्रिकल सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके भी पीक जो होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो टी है, टी वेव होता है, ये डिनोट करता है कि वेंट्रिकल्स अब रेस्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स का अब डायस्टोल होएगा, शुरू होगा। ठीक है, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, तो यहाँ पर इसके बाद वेंट्रिकल्स रेस्ट करेंगे और ये वाला पार्ट जो है ये जॉइंट डायस्टोल का जॉइंट डायस्टोल बताया जाता है ना। इस यहाँ पर सिस्टोल या डायस्टोल को ना बोल के हम रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो ये टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना, और ये वेव्स किस साइड जा रही है, क्यू वेव जो है उसका पीक इस साइड है, आर का पीक यहाँ पर है, ये डॉक्टर्स देख के पता कर सकते हैं कि हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी वेव का पीक ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ हुआ, अदर देन मतलब जो एक नॉर्मल रेंज होता है, मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहाँ पर गड़बड़ है ये देख के पता चल जाएगा कि किस जगह पर पीक जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया कहाँ जाता है, हॉस्पिटल्स में होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो लेफ्ट और राइट रिस्ट है वहां पर लीड लगाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट रिस्ट यहाँ पर इस साइड में दोनों हाथ में यहाँ पर लीड लगाया जाता है, और एक लीड लगाया जाता है लेफ्ट एंकल में। ठीक है, लीड कनेक्ट किया जाता है 3 जगह पर बॉडी में, जिससे कि हमको ये वाला ग्राफ मिलता है फाइनली। ठीक है, ना इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन हार्ट बीट का, हमने बोला था कि हार्ट बीट जनरेट तो सिर्फ हार्ट ही करेगा, जनरेट ब्रेन नहीं कर सकता, पर उसका रेगुलेशन हो सकता है। तो जो रेगुलेशन है हार्ट बीट का या हार्ट का रेट का, वो एक तो ब्रेन नर्वस सिस्टम भी कर सकता है और एक इंडोक्राइन सिस्टम भी कर सकता है। हमको क्या पढ़ना है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में हमारे पास एक नर्वस रेगुलेशन, नर्वस कंट्रोल होता है,
और एक होता है एंडोक्राइन कंट्रोल। अब देखो नर्वस कंट्रोल कहाँ होगा? नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके पास सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन का कंट्रोल था, वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट भी तो हमारा इनवॉल्यूंटरी है, हम जब मन चाहे तब हार्ट बीट जनरेट या रोक तो नहीं सकते हैं, तो इनवॉल्यूंटरी है, हमारे मर्जी से नहीं चलता है हार्ट बीट, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर और क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? कभी भी हार्ट बीट अगर बढ़ा हुआ है ना, उसको नीचे करेगा, उसको कम करेगा। कम कितना? नॉर्मल रेंज में। ऐसा नहीं कि 72 टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है तो उसको एकदम 65 कर देगा या 50 कर देगा, ऐसा नहीं। अगर मान लो हार्ट बीट बढ़ चुका है ड्यू टू एनी रीजन, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? उसको नॉर्मलाइज करेगा। तो उसको क्या करता है? लेस करता है, मतलब नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। और सिंपैथेटिक क्या करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ाएगा इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी जब हो, जब बॉडी को थ्रेट लगे या कुछ ऐसा डर लग रहा हो, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है डर की वजह से, या कभी भागना दौड़ना पड़ता है तो हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाता है। तो वो कौन करवाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इमरजेंसी कंडीशन में। तो ये क्या करवाएगा? बढ़वाएगा इन इमरजेंसी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल पे। देखो एंडोक्राइन में हमको एक तो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? जितना ज्यादा थायरोक्सिन होगा उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म, थायरोक्सिन जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो थायरोक्सिन बढ़ेगा तो हार्ट बीट भी बढ़ेगा, ठीक है। और क्या है? और हमारे पास एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों जो होते हैं इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं, हमने पढ़ा था, ये इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं। तो जब इमरजेंसी होगा तो ऑब्वियस सी बात है हार्ट बीट जो है, हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा, है ना। जब डर लगता है, जब बॉडी को थ्रेट लगता है, जब एग्जाम हॉल में बैठे हो और क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डर लगता है ना। तो वैसा सारा इमरजेंसी हो गया, या सामने से कोई जानवर ही आ गया जिससे भागना पड़ जाएगा, इमरजेंसी कंडीशन ही तो है। तो इन सब में क्या होता है? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है और वो क्या करता है? हार्ट बीट बढ़ाएगा, ठीक है। ये हमारे न्यूरल और एंडोक्राइन रेगुलेशन में है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स और हार्ट के डिसऑर्डर्स। तो पहले हम कर लेते हैं ब्लड वेसल्स, उसके बाद हम करेंगे हार्ट के डिसऑर्डर्स। देखो ब्लड वेसल में हमको 3 टाइप के ब्लड वेसल पढ़ना है। एक है आर्टरी, एक है आर्टरी, चलो
एक ब्लड वेसल है हमारे पास आर्टरी, एक है हमारे पास वेन और एक है ब्लड कैपिलरीज। ओके, नाउ सबसे पहले हमको जानना है इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा दिखता है। देखो कोई सा भी ब्लड वेसल है, आर्टरी और वेन जो बेसिकली होता है, इनके 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। एक बाहर वाला लेयर हो जाएगा, एक अंदर का लेयर होगा और यहाँ पर होगा ल्यूमेन। सिमिलरली यहाँ पर और ये है कैपिलरी के वॉल्स। देखो ये जो 3 लेयर्स हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ये है ल्यूमेन। तो आर्टरी और वेन के ल्यूमेन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? आर्टरी और वेन के ल्यूमेन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। जो वेन है उसका ल्यूमेन बड़ा होता है और आर्टरी जो है उसका ल्यूमेन छोटा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्टरी में जो बीच वाला लेयर होता है, बीच वाला लेयर आर्टरी का हो या वेन का हो, ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर लेयर। बाहर वाला बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दोनों में, ठीक है। और अंदर वाला लेयर होता है, ये होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मसल्स का लेयर बना होता है। सिमिलरली ये भी मस्कुलर लेयर होगा, बाहर वाला फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा और अंदर का लेयर होगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, बस इनके ल्यूमेन में डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मसल होता है इसका थोड़ा पतला होता है और ये वाला जो मस्कुलर लेयर है ये बहुत थिक होता है। इनका जो मस्कुलर लेयर ये वाला है, ये जो लेयर है मस्कुलर लेयर, ये बहुत थिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर थिन होगा। जब हम कैपिलरीज की बात करेंगे तो कैपिलरीज जो है वो सिंगल लेयर से बना होता है जिसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, जिसमें और कोई लेयर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम भी कहते हैं। ये हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैपिलरीज जो लंग्स के एल्वियोलाई के पास में कैपिलरीज थी उनसे एक्सचेंज हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई। यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होता है, लीस्ट, कैपिलरीज से भी कम होता है। और यहाँ पर एवरेज होता है, ब्लड प्रेशर एवरेज या कम, दोनों के बीच वाला, ठीक है, इससे कम और इससे ज्यादा, ठीक है। अब जब हमको हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर में हम ब्लड फ्लो करवा रहे हैं तो उसका बैक फ्लो का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम चांस है कि ब्लड जो है वो पीछे वापस जाएगा। तो जब हाई प्रेशर है तो वहाँ वॉल्व्स की जरूरत नहीं है, इस वजह से आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, वॉल्व्स यहाँ नहीं होते हैं। पर यहाँ पर लीस्ट है तो यहाँ पर वॉल्व्स बहुत हाई नंबर में होंगे, वॉल्व्स मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर कैपिलरीज है, इनमें वॉल्व्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट पर लेस देन इन वेन्स। ठीक है,
ये बेसिक डिफरेंस है। अब ब्लड प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है और कितना एवरेज होता है। तो ब्लड प्रेशर वो चीज़ होती है, मतलब वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड एक्सर्ट करते हैं अपने वॉल्स में। आर्टरीज में जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है वो आर्टरी के वॉल्स में बाहर की तरफ कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। वेन्स में जब वही ब्लड फ्लो करेगा तो वेन्स के वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कैपिलरीज में भी कुछ प्रेशर आएगा, तो उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम होता है और उसमें दोनों के बीच का होता है एवरेज। ओके, तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। मर्करी 120/80 mm ऑफ मर्करी, ठीक है, 120/80। अगर कंसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर कंसिस्टेंटली मोर देन इक्वल टू 140/90 रहे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार मेजर किए तो इतना आया, अगली बार में इतना आ गया, तो वो चलता है, वो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। बट हमेशा अगर हमेशा मेजर करने पर इतना ही आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। वो एक मेडिकल कंडीशन हो जाएगा, हाइपरटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर 110/70 से नीचे आ गया, 100/70 से नीचे आ गया हमेशा, तो उसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर यूजुअली होता है अगर आपका डाइट सही नहीं हो, पुअर डाइट की वजह से होता है, या खाना ही नहीं खा रहे हैं, जैसे टीनेजर्स करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम टीनेजर्स को लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, बेहोश होते रहते हैं हमेशा जब देखो तब, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास बचा है हार्ट के डिसऑर्डर्स। तो हार्ट के डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर को डाइट से ठीक किया जा सकता है, डाइट सही लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। हाइपरटेंशन, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई तो कई बार चांसेस है कि ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। तो जब अगर ब्लड वेसल फट गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर ब्लड जो है अंदर ही अंदर फ्लो करता रहेगा, फिर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो कई बार होता है, बहुत लोगों को होता है कि अगर हाई ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली रहेगा तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन भी एक हार्ट का डिसऑर्डर में ही आता है। एक है अथेरोस्क्लेरोसिस, थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अथेरोस्क्लेरोसिस होता है कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया अगर आर्टरी में, कहाँ पर? कौन से आर्टरी में? इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है? हार्ट के मसल्स को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कई बार होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो वहाँ पर एक प्लाग बना लेता है, मतलब इस तरीके से। मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगेगा, तो जगह कम हो गया ब्लड के फ्लो करने का। तो इस तरीके से अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। अब एक और ऐसा ही होता है, आर्टरी ब्लॉकेज होता है ड्यू टू इसको हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। अब ये होता है अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो गया आर्टरीज में। यहां पर क्या हो रहा था? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा था। अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कैल्शियम डिपोजिशन, ठीक है, तो इस वजह से भी सेम यहीं पर ब्लड फ्लो जो होगा रेस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा। इसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस।
तो एंजाइना पेक्टोरिस होता है अगर हार्ट के मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो हार्ट के मसल्स जो होते हैं, हार्ट के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो उसको कहा जाता है, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है तो उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, और जब हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल्स do not get enough oxygen supply। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है एंजाइना। और अगर इसके वजह से ड्यू टू दिस सेल्स या मसल्स डैमेज हो रहे हैं हार्ट के, ठीक है, इन हार्ट, उस कंडीशन को हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, अब यहां पर और कंडीशंस हैं। क्या है हमारे पास, फिफ्थ कंडीशन, एक है हार्ट अटैक। फिफ्थ कंडीशन है हमारे पास हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट के मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं। अटैक किया जा रहा है, अगर किसी को हम अटैक करें तो वो मतलब जख्मी होगा। तो हार्ट के मसल्स जख्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, और ये होता क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन सही अमाउंट में नहीं मिल पाता है। तो जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, हार्ट मसल्स ग्रेटली डैमेज्ड, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि किसी पर अटैक करो तो वो जख्मी हो जाता है, तो यहाँ हार्ट जख्मी हो गया है। ओके, नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। फेलियर मतलब जो काम होना चाहिए उससे कम हो रहा है। जैसे एग्जाम में फेल होने का मतलब क्या है, अगर 30 नंबर आउट ऑफ 100 पासिंग मार्क्स होता है, तो अगर कोई बच्चा फेल कर रहा है इसका मतलब वो 30 से कम ला रहा है, नंबर तो ला रहा है बट 30 से कम ला रहा है। तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो जितना काम करना चाहिए उससे कम काम कर रहा है, मतलब अपने काम में हार्ट फेल हो गया है। तो यहाँ पर जब हार्ट इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। cannot function or pump enough amount of blood adequately, मतलब जितना उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, उससे कम कर रहा है। ठीक है, वो होता है हार्ट फेलियर। एक लास्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, देखो किसी को अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, उसका कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो सेम अगर कार्डियक अरेस्ट मतलब वहां पर हार्ट जो है वो बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगा। स्टॉप्स वर्किंग, समझ में आया। तो वो जो टीवी में दिखाते हैं ऐसी ऐसी वाली लाइन, जब ईसीजी चलता रहता है और फिर ऐसी फ्लैट लाइन जो आती है, तो उसका मतलब क्या कि हार्ट वहाँ पर कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, हार्ट जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। बाकी कंडीशन में हार्ट काम कर रहा था, कम काम कर रहा था, कहीं पर कुछ मसल्स डैमेज हो रहे थे हार्ट के, कुछ सेल्स डैमेज हो रहे थे, बट काम फिर भी कर रहा था। पर हार्ट कार्डियक अरेस्ट के मामले में बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। यहाँ पर क्या होगा,
SA नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, SA नोड का इम्पल्स जनरेशन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि SA नोड इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है तो कोई भी इम्पल्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये होता है जो फ्लैट लाइन दिखाते हैं, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है एंड होपफुली सबको समझ में आया हो। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।